ओके, स्पेक्ट्रम, ठीक है। व्हाट इज गोइंग टू बी स्पेक्ट्रम इज अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और frequency, ठीक है। स्पेक्ट्रम के बारे में ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अरेंजमेंट को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब ये जो अरेंजमेंट है ना, ये दो टाइप का हो सकता है। कौन से दो टाइप का हो सकता है? आइदर दिस स्पेक्ट्रम कैन बी कंटिन्यूअस और दिस स्पेक्ट्रम कैन बी डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, पहले भी मैंने आपको एनर्जी के लिए बताया था ना, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वाली बात, याद है? ठीक है। तो कंटिन्यूअस में तुम्हारे पास किसका आता है? आपके पास आता है ईएम वेव्स का। और ईएम वेव्स में भी बहुत अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हो लाइट का। और लाइट में जो हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो हम कैसे बनाते हैं? हम लाइट को ऐसे भेजते हैं, ठीक है। लाइट को हम इस तरह से भेजते हैं और ये किस पे गिरती है? निकोल प्रिज्म पे। एक प्रिज्म लेते हैं ना, और फिर क्या हो जाता है? डिस्पर्जन हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा। और इसमें क्या आता है? विबग्योर। होगा कि नहीं होगा? जो डिस्पर्जन की बात करते हैं। और अगर आप इसमें कभी भी रेनबो में देखो, कहीं पर देखो, तो लगातार होते हैं। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा और उससे आपका पूरा डिट्टो क्लियर हो जाएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये लगातार होएगा, लगातार। कि भाई आपके पास रेड के बाद आपका ऑरेंज है, फिर येलो है। जो कलर्स है वो लगातार आते हैं, उनके बीच में गैप्स नहीं होंगे, है ना। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसका होता है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है एटम्स का। और एटम्स में भी दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और दूसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम। आपको जितना भी नाम दिख रहा है ना यहाँ पर, एग्जैक्टली exactly वो चीज से रिलेटेड है। आप वीडियो देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम किसका होगा? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। या फिर मैं और सिंपल शब्दों में बोलूं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए बात होगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। बैंड स्पेक्ट्रम किसका होगा? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। और ये जो बैंड स्पेक्ट्रम है, ये हमारे कोर्स में ही नहीं है ना, खुशी की बात। क्या ये वाली बात समझ में है? क्या कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस तक बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। आ जाओ अब हम इसमें। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब वही सोडियम, सब कुछ। कुछ भी जिसमें भी एक से ज्यादा लिथियम तो नहीं, इलेक्ट्रॉन। सोडियम। नहीं, क्या लिथियम भी हो सकता है। लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। Li2+ नहीं होगा, अच्छा। लिथियम होगा, ठीक है। हम्म। आ जाओ, एक वीडियो देखते हैं। वो वीडियो में आपको ये पता चलेगा स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे बनता है। बहुत बढ़िया सा वीडियो है। मैं कई साल पहले यूट्यूब पे रिसर्च करते हुए मैं वो वीडियो निकाला था, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। बहुत ही प्यारा। आ जाओ जी, स्क्रीन शेयर। हाँ भाई, दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? ओ यार, यहाँ से शुरू करो जी, देखो। आपको ना, ये देखो, ये लाइट है ना। लाइट के लिए किया हुआ है उन्होंने। और ये जो फिल्म है ना, ये देखा इनके हाथ में है ना, ऐसे एक शीट दिख रही है। हाँ। इस शीट को जब वो सामने रखेंगे ना, तो ये प्रिज्म की तरह काम करती है। इस शीट से क्या होगा? स्प्लिटिंग हो जाएगी एनर्जी का, है ना। जैसे हम्म। प्रिज्म पे जाके होता था, बिल्कुल वैसे ही। अब देखना ये क्या करेंगे। पहले तो जो स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात है। देखना, ये लाइट है, व्हाइट लाइट। ये कंटिन्यूस हम्म। स्पेक्ट्रम है।
देखा, ये 2 बार बन रहा है। 2 बार की कोई प्रॉब्लम नहीं है वो एक ही है। अपैरेटस कुछ इस तरीके का है कि हमें वो 2 बार दिख रहा है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है? हाँ। कलर लगातार आ रहे हैं। देखो, रेड के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद येलो, येलो के बाद ग्रीन, ब्लू, ऐसे पूरा का पूरा लगातार है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये दिखता ही कंटिन्यूअस है। कोई डाउट इसमें? नहीं। ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास क्या किया इनके हाथ में। अब ये आएगा, देखो, एक ये छड़ी टाइप की है, छड़ी टाइप। आ जाओ। अब है ना, ये इधर टेबल पे आपको पीछे वो दिख रहा है? तुम अपना पहले कैमरा एडजस्ट कर लो, जब तुम खुश हो जाओ तभी हम शुरू करेंगे। कैमरा मैं एडजस्टेड खुश है? हूँ। ठीक है। हाँ। आ जाओ, तो यहाँ पास पीछे देखना, यहाँ पर टेबल पे ना ऐसे इनके पास रॉड पड़ी हुई है, ग्लास की रॉड है। देखो, गॉड। देखा हाँ, पीछे? दिख गई। ये देखो, ये इन्होंने उठाया। हम्म। ये जो रॉड है ना, ये रॉड है, इस रॉड के अंदर गैस भरी हुई है, जैसे कैथोड रे ट्यूब नहीं था, हम्म। है ना, तो उसके अंदर गैस भरा हुआ है और ये मरकरी है। ये देखो। गैस ठीक है। दोनों भरा हुआ है। क्या चीज? गैस और मरकरी दोनों भरा हुआ है। गैस और मरकरी नहीं, मरकरी इन गैसियस फॉर्म भरा हुआ है। अच्छा। ठीक है, मरकरी को गैस में कन्वर्ट करके भरा हुआ है। और एक बिल्कुल वही कैथोड रे ट्यूब का है। और इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रोड है। अब देखना, जब ये दोनों तरफ इलेक्ट्रोड है, इन्होंने क्या किया, इसको उससे लगा दिया, कि कनेक्ट कर दिया, जैसे बल्ब में नहीं होता है। ये देखो, ऐसे लगा दिया। जब लगाया इन्होंने, तो हुआ क्या होगा कि भाई वही कैथोड रे ट्यूब में लाइटिंग होना शुरू हो जाता है ना। जैसे पिछली बार ग्रीन हो रहा था, इस बार भी यहाँ पर ब्लू कलर आ रहा है। अब इन्होंने क्या किया, इसके आगे फिर से वो वाला जो शीट है ना, वो शीट लगाया। देखना क्या होगा। देखा? डिसकंटिन्यूअस देखा? पर ये तो बस ग्रीन और ब्लू है, बाकी कलर्स। नहीं है, कोई बात नहीं। किसने बोला बाकी कलर्स होने चाहिए? वो तो लाइट का था ना, ये तो दूसरी चीज का, ये तो आप एटम के लिए पढ़ रहे हो। एक बात समझ में, लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। एटम के अंदर से 7 कलर्स, जो भी स्पेक्ट्रम आ रहा है, किसने बोला? ऐसा थोड़ी ना जरूरी है। यही तो डिफरेंस है। इसमें कोई भी कलर हो सकते हैं, बट मेन चीज क्या है कि आपको गैप्स दिख रहे हैं, हम्म। है ना। डिसकंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ वो, हाँ। इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। अब देखना, इसमें और भी हर एक एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होता है, ये वाला डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो हम बनाते हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। देखना, ये देखना आपको, ये नाइट्रोजन का है। देखा आपको? इस बार बैंड दिख रहे हैं, गैप है इसमें भी। तो छोटे छोटे गैप्स हैं, हम्म। बट इस बार बैंड दिख रहे हैं, मोटे मोटे बैंड दिख रहे हैं। बैंड स्पेक्ट्रम। नाइट्रोजन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में होगा, एक से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बैंड स्पेक्ट्रम हो गया। देखा आपको? आ जाओ, हम मैं आपको लाइन स्पेक्ट्रम दिखाता हूँ। फाइनली, ये जो है आपके पास, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। ये स्पेक्ट्रम को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। लाइन स्पेक्ट्रम, देखा, लाइंस दिख रही है आपको, नाम से ही हम्म। समझ में आ रहा है लाइन है। डिसकंटिन्यूअस तो है ही है, बट लाइन भी दिख रहे हैं, तो लाइन दिख रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। कोई डाउट है इसमें बच्चे? नहीं। ठीक है। अब इमेजिन हो गया ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, और हम्म। कौन सा लाइन है, कौन सा बैंड है, ये वाली बात हमें क्लियर हो गई कि लाइन क्या होता है, बैंड क्या होता है। चलो जी, अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन स्पेक्ट्रम को बनाया कैसे जाता है। ठीक है। इसमें एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है। आ जाओ जी। ठीक।
आ जाओ, तुम्हारे पास ये हो गया स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूअस कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस कैसा होगा, ये हमने देख लिया। फिर हमारे पास क्या आएगा, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में एक होता है आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक, इस एमिशन स्पेक्ट्रम को समझते हैं। आप भी लिख रहे हो क्या? हाँ। आ जाओ एमिशन स्पेक्ट्रम देखें। एमिशन स्पेक्ट्रम में जब आप देखोगे तो क्या होने वाला है आपका, आपके पास एक सैंपल है। सैंपल मतलब क्या, एक डब्बा है। इस डब्बे के अंदर कोई गैस है, जैसे अभी मरकरी लिया था ना, कोई भी गैस है, वो आप चाहो वो इमेजिन कर सकते हो। इसके अंदर गैस हम्म। के मॉलिक्यूल जो है ऐसे ऐसे नहीं बना दी। आप इसे हीट कर रहे हो। देखो जी, हर बार जब हीट करते हैं, लेट्स से तुम किसी पैन को नीचे से हीट करो तो वो पैन गर्म हो जाता है, और फिर उस पैन से जो गर्मी है ना वो इधर उधर बाहर निकलती है। होगा कि नहीं होगा? है ना, पैन को हीट किया, पैन गर्म हो गया, पैन से गर्मी बाहर निकल रही है। वैसे यहाँ पर भी होगा कि आपने ऐसे गैस सैंपल को हीट किया, पहले गैस सैंपल एब्जॉर्ब करेगा और फिर धीमे धीमे बाहर एमिट करना भी शुरू करते हैं। क्यों करते हैं एग्जैक्टली वो भी अभी हम समझेंगे। बट एमिटेड एनर्जी, इनसे एनर्जी एमिट भी हो रही होगी। ये जो मैंने अभी आपके सामने बनाया, दिस इज एमिटेड एनर्जी। पूरा डिटेल में अभी क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे है, क्यों है। और ये एमिटेड एनर्जी को हमने क्या किया, हमने इसको प्रिज्म पे गिराया, और जैसे ही प्रिज्म पे गिराया और यहाँ पर हमने शीट रखी, मतलब बड़ी सी एक शीट रखी, और ये शीट कैसी थी, ये हमारे पास डार्क बैकग्राउंड था। डार्क बैकग्राउंड था, और इस डार्क बैकग्राउंड में हमें कैसी लाइन दिखती है, ब्राइट लाइंस दिखती है, अभी जैसे आपने वीडियो में देखा। ठीक है, जैसे ही आपने ये किया होगा तो आपके पास ऐसे 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 यहाँ पर लाइंस दिखना शुरू हो जाएंगी। दिस इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम का नाम एमिशन इसीलिए है क्योंकि वो एमिटेड एनर्जी से बनता है। आपने हीट किया, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, फिर एनर्जी निकलना शुरू हुई, वो निकलती हुई एनर्जी से जो हमने स्पेक्ट्रम बनाया उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। और एमिशन स्पेक्ट्रम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि आपका कैसे बैकग्राउंड पे कैसी लाइट आती है। और इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है बच्चे, कलर्स देखने हैं तो बैकग्राउंड ब्लैक रखोगे तो बहुत इजीली विजिबल होगा। कॉन्ट्रास्ट रखते हैं ना हम चीजों में, ताकि हम्म। दिखने में आसानी हो, तो बस इसलिए बैकग्राउंड डार्क रखेंगे तो ब्राइट लाइन बहुत अच्छी दिखेगी। ठीक है, क्या एमिशन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया कैसे बनाते हैं? ये एमिटेड एनर्जी से बनाते हैं। ठीक है, हाँ। आपने इसको बनाना है तो बना लो, वरना फिर मैं आगे चलो। आगे कर लो, मैं बाद आगे, में बना ठीक है। हमारे पास सेकंड वाला केस अगर आप देखो तो हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कैसे होता है कि लेट्स से आपके पास एक सैंपल है, ये एब्जॉर्बिंग सैंपल है। एब्जॉर्बिंग सैंपल का मतलब कि इसमें ना आप कुछ भी भेजोगे, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। देखो आपने कुछ ऐसा समझ लो कि मैं यहाँ पर ऐसे भेज रहा हूँ, मैं यहाँ पे 3 रे ऑफ लाइट भेज रहा हूँ। ठीक है, समझने के लिए, वो ऐसा नहीं बाहर होगा कि, अंदर ही रह ऐसा जाएगी। कभी नहीं होगा कि 3 ही रे होगी। आप 3 भेज रहे हो, 3 में से मान लो ये एक को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर एक को एब्जॉर्ब कर लिया तो जो बाकी बची कुची है वो इधर निकल जाएगी सीधे, हम्म। है ना। और अब इस बची कुची लाइट को अगर आप इस पे गिराओगे प्रिज्म पे, तो जो आपके पास स्पेक्ट्रम आएगा उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप ऐसे समझ के चलो कि जो एरिया का लाइट उसने खा लिया वो एरिया तो डार्क हो जाएगा ना। हम्म। भाई पहले तो लाइट थी, अब नहीं है वहां पे लाइट, तो डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है डार्क लाइंस। और क्योंकि डार्क लाइंस को देखना है तो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ब्राइट बैकग्राउंड। क्या ये वाली बात समझ में आया? हम्म। इसको बोलेंगे डार्क लाइंस ऑन ब्राइट बैकग्राउंड। ठीक है, कोई हाँ, दिक्कत? नहीं। ये एब्जॉर्प्शन, इसमें ना एग्जाम्पल में आप ऐसे ले सकते हो यहाँ पर, सोडियम वेपर्स। ये एनसीईआरटी का है, आपको जो याद रखना है इसमें, जो अभी तक जो इम्पोर्टेंट था वो ये था
कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा बनता है और एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा बनता है, डार्क बैकग्राउंड किसमें, ब्राइट लाइंस किसमें, ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब बात आती है अगली, दैट इज कि भाई हाउ इज स्पेक्ट्रम फॉर्म। ठीक है, हाउ इज अ स्पेक्ट्रम फॉर्म। स्क्रीन चला गया। अभी शेयर करता हूँ, हाउ इज अ स्पेक्ट्रम फॉर्म, इसे क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख रहे हैं, पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे। और मैं ना आपको हाइड्रोजन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ये हमें हाइड्रोजन का ही पढ़ना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का, तो मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहला पॉइंट, इसे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन इन इट्स मोस्ट स्टेबल natural occurring state, natural occurring state is said to be in ground state। ये तो पहला वाला लाइन हो गया। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जैसे नेचर में आकर करता है ना, लेट्स से हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन एटम का ये रहा न्यूक्लियस, ये आपका शेल नंबर 1 है। ठीक है, ये आपका शेल नंबर 2 है, और ये आपका शेल नंबर 3 है। ऐसे करके शेल होते हैं। कितने शेल्स होंगे किसी भी एटम में? इनफाइनाइट। हाँ। ठीक है, इनफाइनाइट शेल्स होंगे, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि कोई लिमिट है। हाँ जी बोलो। ठीक है ना यहाँ तक? ठीक है, तो अब तुम्हारे पास इनफाइनाइट शेल्स है। इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे पास आ रहा है वो तुम्हारा फर्स्ट शेल में इस तरीके से, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये बना दिया। अब इसको बोलेंगे इसका ग्राउंड स्टेट, कि ग्राउंड स्टेट की अभी ये जमीन पर है ना, ज्यादा उड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल को इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को शॉर्ट में मैं जीएस करके लेता हूँ। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है। अब देखो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की खास बात है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और हम इसको ऐसे देख लेते हैं, ये तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, ये शेल नंबर 1 है, हमने इसका एनर्जी याद किया था -13.6 ईवी में। आपका ये शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 2 के लिए कितना होगा? -3.4 ईवी में। फिर आपने तीसरे का याद किया था, दैट इज -1.51, -1.51 ईवी में। याद है कि नहीं याद है? हमने ये शेल के एनर्जीज याद किए थे। तो ये जो शेल का एनर्जी डिफरेंस है, ये कितना आएगा? 10.2। इधर देखो, माइनस करके देखो बस। सिंपली हमने एनर्जी डिफरेंस के लिए दोनों के बीच में माइनस किया, ये आपके पास 10.2 निकल के आया। अगर आप इसको माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.89 या 1.9 के आसपास आएगा। सिर्फ 1.9 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये इसके शेल के डिफरेंस है ना। तो अब क्या है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये हमें कैसे पता? ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखा था कि हम फोटोन भेजते थे, वो फोटोन को खा लेता था और फिर कूद के बाहर चला जाता था। होता था कि नहीं होता था? फोटो इलेक्ट्रिक खाया, बाहर चला गया, है ना। पहले बाइंडिंग एनर्जी में थोड़ी एनर्जी यूज होती थी, और फिर काइनेटिक एनर्जी में इसको निकाला और फिर मूव करा दिया। वैसे यहां पर भी अगर आप देखोगे, तो आपके जो 3 शेल में, लेट्स से इलेक्ट्रॉन ये वाले शेल में है, तो अगर आपने इसको इतना एनर्जी दे दिया जो है 10.2, कि ये कूद के सेकंड में चला जाए, तो ये चला जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने इसको 10.1 दिया तो ये नहीं जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा। बिकॉज आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हॉलीवुड मूवीज में चेज सीन चल रहा है, और ऐसे हीरो होते हैं ना, छत से कूद रहे होते हैं, छतों से कूद रहे होते हैं, तो वो कभी भी ऐसे नहीं कूदेंगे कि वो छत, दो छत के बीच में रह जाए, फिर तो नीचे गिर जाएंगे, खत्म हो जाएगा गेम, है कि नहीं है? तो वैसे क्या है कि यहाँ पर आपको कम से कम आपको एनर्जी कितना देना पड़ेगा? 10.2 तो देना ही देना पड़ेगा। मान लो आपने एनर्जी, सर मैंने इसको दोनों गैप के बराबर का एनर्जी दे दिया, मैंने इसको एनर्जी दे दिया 12.1, इन दोनों को ऐड करोगे तो 12.1 आएगा। तो आपने 12.1 दे दिया, तो ये डायरेक्ट यहाँ जंप कर जाएगा। अगर आपने इसको इससे ज्यादा दे दिया, क्या पता ये डायरेक्ट आगे जंप कर जाए। पर कम से कम इतना एनर्जी तो होना चाहिए जंप कराने के लिए, ये गैप जितना एनर्जी तो होना ही चाहिए। तो ये वाली बात समझ में आई बच्चे?
हाँ। अगर आपने इसको 10.3 दे दिया कि सर मैंने इसको गैप से ज्यादा दिया है बट आगे जाने से कम दिया है, तो कोई बात नहीं, हम्म, ये आगे जंप कर जाएगा, वो वाला एनर्जी इसी के अंदर काइनेटिक में यूज हो जाएगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन तो जो ये घूम रहा है आगे वो। जाके गिरेगा नहीं? हाँ। आगे जाके गिरेगा नहीं, क्योंकि वो तो ज्यादा है, वो उससे तो ज्यादा आ गया ना, दोनों के गिरेगा बीच कहाँ? में नहीं, गिरेगा का मतलब ये कैसे? आप गिरेगा इन द सेंस क्या बोल रहे हो? दोनों के बीच में रह जाएगा 10.2 के लिए, तो वो एग्जैक्ट सेकंड वाले पे गया। हाँ। 10.3 हो गया तो सेकंड वाले से ज्यादा चला गया ना। नहीं नहीं नहीं, तो भाई वही बता रहा हूँ कि तो जितना रिक्वायर्ड था दैट इज सेकंड के लिए, तो सेकंड पे चला जाएगा वो, क्योंकि थर्ड पे तो जा ही नहीं सकता, तो सेकंड पे चला जाएगा। लेकिन आया समझ में? गिरे सेकंड पे चल जाएगा तो कि जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसके अप्रोक्सीमेटली देख लो, बीच में कहीं नहीं होगा। आया? ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हुई। अब देखो, इसको हम ऐसे बोलते हैं, जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज कि व्हेन एनर्जी falls on electron, it absorbs the energy and jumps higher up the orbit. है ना समझ? इट जम्प्स हायर अप द ऑर्बिट। ठीक। अब इस वाले बात को यहाँ पर वापस समझते हैं, इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, बहुत ही अच्छे अच्छे। थोड़ा सा है ना, ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा आपको शेल ना ऐसे सर पे मेरे। ये जो तुम्हारा शेल है इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ये तो फर्स्ट है ना? अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला गया तो ये शेल नंबर कौन सा है? ये शेल नंबर सेकंड है, सेकंड शेल। या फिर हम इसको पता है क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे इसको हम? फर्स्ट फर्स्ट। एक्साइटेड स्टेट। शेल नंबर सेकंड शेल या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। और अगर तुम्हारे पास ये है कि इस वाले को देखोगे आप, इसको बोलते हैं थर्ड शेल, या फिर कौन सा एक्साइटेड स्टेट होगा? ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहां से हम एक जनरलाइजेशन बना सकते हैं, हम एक फॉर्मूला रट सकते हैं कि दैट इज कि शेल नंबर इज इक्वल्स टू एक्साइटेड स्टेट प्लस वन। जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। शेल नंबर इज इक्वल्स टू एक्साइटेड स्टेट प्लस वन, यही वाली बात समझ में आई? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास जंप करेगा। यहाँ पर की पॉइंट लिख दे रहा हूं। इट ओनली जम्प्स if energy provided is more than the energy more than or equal to the energy gap between। ठीक है? क्या ये दोनों बात समझ में आई आपको? यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? पहला पॉइंट क्लियर है कि व्हाट इज ग्राउंड स्टेट, नेचुरल अकरिंग स्टेट में क्या होगा। सेकंड वाली बात क्लियर है कि क्या हो रहा है। अब देखो क्या होगा। आपने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी क्या होती जाती है? पॉजिटिव होने लगे, कम कम नहीं बढ़ रही होती है। -13.6 है, -3.4 है, -1.51 है। हाँ अच्छा, माइनस में तो हाँ, बढ़ हम्म, रही है। एक सेकंड। ठीक है, तो ये जो बढ़ रही है एनर्जी, ठीक है, आया समझ में? तो ये तुम्हारे पास होगा कि आपका एनर्जी बढ़ रहा है। तो जब एनर्जी बढ़ेगा तो हम ये लिखते हैं थर्ड पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन इन दिस हायर ऑर्बिट
is relatively unstable, is relatively unstable। क्यों अनस्टेबल होगा? क्योंकि अब इसका एनर्जी बढ़ गया ना। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो गया, है ना। तो अगर एनर्जी बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो गया। तो लेट्स से कि जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, लेट्स से जो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन अभी है, जो जंप करके फर्स्ट से आया था, अब ये यहाँ पर अनस्टेबल है। अगर ये यहाँ पर अनस्टेबल होगा तो ये क्या करेगा? ये वापस जाने की कोशिश करेगा। ये वापस जाने की कोशिश करेगा और ये वापस जाएगा। बट जब ये वापस जाएगा तो ये उतना ही एनर्जी लूज करेगा जितना इसने एब्जॉर्ब किया है। क्यों? देखते हैं। पहले यहाँ पे जब घूम रहा था तो क्या बच्चे यहाँ घूमते हुए एनर्जी लूज कर रहा था या गेन कर रहा था? गेन तो चलो किया उसने, तब ऊपर गया। क्या ये एनर्जी लूज कर रहा था कि नहीं कर रहा था? नहीं, कोई एनर्जी में लॉस नहीं था। जब इसने गेन करके ऊपर चला गया तो जब ये यहाँ पे घूम रहा है तो क्या ये कोई एनर्जी लूज कर रहा है? नहीं। तो जब एनर्जी पहले भी लूज नहीं किया, बाद में भी लूज नहीं किया, तो जितना गेन किया उसकी वजह से ऊपर गया। तो जितना लूज करेगा उसी की वजह से नीचे आएगा। तो एग्जैक्टली जिसने जितना भी इसने एनर्जी यहाँ पर गेन किया उतना ही इसने लूज करके नीचे आना पड़ेगा। एग्जैक्टली आपने 10.2 दिया था तो ये 10.2 ही लूज करेगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? पक्का? हाँ। है ना। आ जाओ, यहाँ पर एक और छोटी सी बात मैं आपको पॉइंट आउट कराना चाहूंगा। हम तो एक एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। हम तो एक एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। मान लो एक से ज्यादा एटम होंगे तो पॉसिबिलिटीज भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। कैसे? लेट्स से आपके पास क्या है, पॉसिबिलिटीज कैसे बढ़ना शुरू होंगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, क्या पता वो डायरेक्ट आ जाए। क्या पता इस इलेक्ट्रॉन का मूड ना हो, वो ऐसे करके आए पहले सेकंड पे और फिर सेकंड से फर्स्ट पे आए। ये भी पॉसिबल है। जाते समय तो वो क्या एक ही बार में एनर्जी खाएगा, एक ही बार में खाएगा, तो वो कूद के ऊपर चला जाएगा। आते हुए उसके पास ऑप्शन है कि भाई एक हाइड्रोजन एटम में डायरेक्ट आ रहा है, क्या पता दूसरे हाइड्रोजन एटम में स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं, है कि नहीं। बट हम यूनिक काउंट करते हैं, हम यूनिक देखते हैं। मान लो आपके पास 5 एटम है, तो 5 एटम में भी यही 3 पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि थर्ड से 1 पे आने का यही 3 तरीका है। या तो डायरेक्ट आ जाओ, या तो थर्ड से 2 आ जाओ, और 2 से 1 आ जाओ। अब चाहे 5 करोड़ मॉलिक्यूल क्यों ना हो, ऑप्शंस यही होंगे 3। आया समझो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। है ना। तो आपके पास ये जो एनर्जी है, ये रिलेटिवली अनस्टेबल है। आपको देखा कि इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो अनस्टेबल हुआ, तो उसको वापस जब आना होगा तो उतना ही एनर्जी वो लूज करेगा। अब वो एनर्जी जब लूज कर रहा है तो वो या तो डायरेक्ट आ सकता है या वो स्टेप बाय स्टेप भी आ सकता है, ये उसके ऊपर होगा। ठीक है। मेन बात यह है कि इसमें भी तुम्हारे पास क्या है कि जो टोटल गैप है वो और ये जो टोटल गैप है वो तो सेम ही रहेगा। कि नहीं, एनर्जी तो उतना ही लूज करना पड़ गया होगा इसको। भाई ये वाले का कितना था? 1.9 था, ये वाले का 10.2 था। तो डायरेक्ट आओगे तो भी 12.1 है, और 2 बार में आओगे तो भी 12.1 है। एनर्जी तो उतना ही लूज हो रहा है। आ रहा है समझ में से ना? कोई दिक्कत हाँ यहाँ तक? ना। अब देखो क्या होता है। यहां पर जब तुम्हारा ट्रांजिशन हुआ, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। बचे ट्रांजिशन का मतलब है कि जब 4 से 1 पे आया, 3 से 1 पे आया, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक। तो ट्रांजिशन के टाइम पे जब ये निकला तो इसने एनर्जी लूज की है। ये एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? ये एनर्जी निकलती है एक फोटोन के फॉर्म में, एक पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, है ना। ये पैकेट ऑफ एनर्जी निकलना शुरू होता है इस ट्रांजिशन से। यहाँ पर भी तुम्हारे पास यहाँ कितने फोटोन आएंगे? आपको यहाँ पे आपके पास 2 फोटोन आएंगे। क्यों? हर ट्रांजिशन के लिए वी सी अ पैकेट ऑफ एनर्जी। जब इधर आया एनर्जी लूज किया होगा, एनर्जी लूज किया तो पैकेट के फॉर्म में कर आया समझ में। तो एक क्वेश्चन और भी आता है कि क्वेश्चन में आता है कि बताओ कितने ट्रांजिशन होंगे, वो भी यही बात है। बताओ कितने पैकेट ऑफ एनर्जी होंगे या कितने फोटोन होंगे, वो भी यही बात है। देखा आपको? क्यों? क्योंकि भाई 3 ट्रांजिशन हो रहे हैं और 3 ही पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो पूछने का तरीका बदल जाता है, पर होता भाई ये। कोई डाउट है यहाँ तक? एक तो हमने ये देखा, तो इलेक्ट्रॉन इन दिस हायर एनर्जी ऑर्बिट इज रिलेटिवली अनस्टेबल। ठीक। फोर्थ पॉइंट में लिख रहा हूं, electron will lose the same amount of energy
which it gained to come back to its ground state. ठीक. Fifth point, there can be variety of ways in which electron returns back to its ground. ठीक है, या कोई दिक्कत है यहाँ पे? और सिक्स पॉइंट है, फॉर एवरी वो भी तो मल्टीपल। फॉर एवरी ट्रांजिशन वी गेट अ फोटोन. अच्छा, अब ये जो फोटोन है ना, ये जो फोटोन आपके पास आता है और प्रिज्म पे गिरता है, उसकी वजह से हमें यहाँ पर एक लाइन दिखती है. फॉर एवरी ट्रांजिशन वी गेट अ फोटोन की। फोटोन. यस, फोटोन गिरा होगा, उस फोटोन की वजह से वही एनर्जी आके गिर रही है, एनर्जी उस पर आ रही है. फॉर एवरी फोटोन, फॉर एवरी ट्रांजिशन वी गेट अ फोटोन एंड अ लाइन ऑन द स्पेक्ट्रम. ठीक है, एक और लास्ट बात, नॉट एवरी लाइन इज विजिबल. नॉट एवरी line is visible. Only the only the light only the light visible to our eyes. अब समझो, only the colors in visible region can be seen. आ रहा है समझ में? ये है इंटायर स्पेक्ट्रम. आई होप आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली कि चल क्या रहा है. आपने स्पेक्ट्रम सुना तो बहुत बहुत होगा, है ना? अभी क्लियर हुआ, एक एक शब्द समझ में आया कि हो क्या रहा है. मैं एक बार जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ, फिर इस पे करना, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, है ना? आपके पास क्या होगा, ये जो तुम्हारे पास है इलेक्ट्रॉन, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन इन इट्स मोस्ट स्टेबल नेचुरल अपलिंग स्टेट इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट, ये हमने देखा, है ना? तो तुम्हारे ग्राउंड स्टेट में फिर इलेक्ट्रॉन पे जब एनर्जी गिरी तो उसने एब्जॉर्ब किया और वो कूद के ऊपर चला गया. ऊपर वो अनस्टेबल था, वो नीचे आएगा. जब वो नीचे आएगा तो जितना भी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो सारा का सारा लूज करेगा. जब एनर्जी लूज करेगा, वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में निकलेंगे. उन फोटोन को अगर आप प्रिज्म पे गिराओगे तो आपको लाइन देखना शुरू हो जाएगा. इस हिसाब से स्पेक्ट्रम है. कौन सा स्पेक्ट्रम हुआ, ये एमिशन या एब्जॉर्प्शन? एब्सॉर्प्शन। एमिशन. कौन सी एनर्जी से बन रहा है ये? एमिटेड एनर्जी से, बट हाँ, तो वो एमिटेड एब्सॉर्ब एनर्जी. करता है ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तो बची कुछ एनर्जी से बनता था. इस बार बची कुछ तो एनर्जी इसमें कहाँ है? ना, इसमें बची कुछ एनर्जी की हम बात ही नहीं कर रहे. हम तो बचते बोल हुए। रहे हैं कि जो एनर्जी निकल रही है उससे, फिर उससे बना रहे ना. याद करो, इलेक्ट्रॉन ने पहले एब्जॉर्ब किया, फिर उसने इलेक्ट्रॉन ने रिलीज किया. जब उसने रिलीज किया, उस वाली एनर्जी से हमने बनाया. देखो, होएगा? कोई दिक्कत? एक और चीज करें, आ जाओ. एनर्जी ऑफ दिस ट्रांजिशन, एनर्जी ऑफ दिस ट्रांजिशन की बात करें. मतलब लेट्स से तुम्हारे पास क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है वो लेट्स से यहां से यहां आ गया. ठीक है, तो ये तो तुम्हारे पास हो गया En2, ये हो गया En1. ठीक है, हमें पता है कि हमें जो डेल्टा ई, दो जितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा वो एनर्जी होगा डेल्टा ई. और डेल्टा ई क्या होगा? En2 माइनस En1. एनर्जी का फॉर्मूला रखते हैं, आपको जिस भी यूनिट में रखना उस भी यूनिट में रख सकते हो. हम जूल में निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो जूल में मैंने आपको याद करा था, -2 × 10⁻18, -2.18 -18 Z² अपॉन N², और यहाँ पर N2² लिखा जाएगा. ठीक है,
माइनस माइनस प्लस हो गया 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पर लिया जा सकता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हो जाएगा डेल्टा ई के बराबर। डेल्टा ई जो एनर्जी है वो फोटोन का एनर्जी है। हम्म। डेल्टा ई जो एनर्जी फोटोन का एनर्जी, फोटोन का एनर्जी किसके बराबर होता है, एच सी बाय लैम्डा के बराबर होता है कि नहीं होता। हाँ। ये भी लिख सकते हो आप। इसको एनर्जी ऐसे भी लिख सकते हो या एच सी बाय लैम्डा के बराबर भी लिख सकते हो। अगर आपने एच सी से इसको डिवाइड कर दिया, मान लो आप यहाँ पर क्या करो, जो एच सी है इस एच सी को यहाँ पर भी डिवाइड किया और एच सी को इधर से भी डिवाइड कर दिया, तो ये बहुत ही प्यारा सा एक नंबर निकल के आता है जो मुझे बड़ा पसंद है। दैट इज 10 9 6 7 8। ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। और ये फॉर्मूला जो आता है वो सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर ये जो यूनिट है ना आपका, ये 10 9 6 7 8 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट आर। और अगर आप हाइड्रोजन के लिए बोलोगे तो इसको बोलते हैं आर एच। क्लियर, क्या है नाम है इसका, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या वो बोलो। नहीं, मैं पूछ रही थी इसका नाम, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, आया समझ में क्या होता है, याद हो गया। देखो तुम्हें नहीं लगता कि ये फॉर्मूले तो याद करने वाले हैं ही नहीं, ये वाला जो था हम्म। वो मैंने तुम्हें अभी रटा दिया, 10 9 6 7 8। इससे ज्यादा आसान क्या होगा। अब आपको वेवलेंथ निकालना है। मेन क्या है, ये किसके लिए, ये जो फॉर्मूले आपने पढ़े ये फॉर्मूले वो जो फोटोन निकल रहा है ना उस फोटोन की बात करें। इस फोटोन का एनर्जी क्या होगा पता है, इस फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा पता है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, वेवलेंथ पता है तो। वेवलेंथ पता है तो क्या होगा, सी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू नहीं होगा। सी पता है, लैम्डा पता है, न्यू निकल आएगा। आपको जो भी निकालना है इस फोटोन के बारे में सब कुछ अब हम पता कर सकते। वेव नंबर निकालना है, वेव नंबर तो होता ही यही है, होगा कि नहीं होगा, क्या कोई डाउट है। आया समझ में। इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे अब। लैम्डा की वैल्यू होगी। 1/λ की वैल्यू इससे निकल आएगी, है ना, कहाँ से गिर रहा है। अब जैसे इसको एक बार यूज करना सिखा देता हूँ। लेट्स से 4 से 1 पे ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, 4 से 1 पे ट्रांजिशन हो रहा है, हाइड्रोजन के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर N2 कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, N1 कितना हो हाँ। जाएगा 1 स्क्वायर। ठीक है, और Z का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर। बस वैल्यू रखो, 1/λ आ जाएगा, 1/λ आ गया, रिवर्स कर लेना, लैम्डा आ जाएगा। हम्म। तो क्वेश्चन में इसी की वैल्यू, अच्छा क्वेश्चन में तो एनर्जी पूछेंगे। हम्म, या वेवलेंथ भी पूछ सकता है। आया समझ में। पर मतलब हम इसको एच सी वाले फॉर्मूले के बिना भी तो कर सकते, कैलकुलेशन इजी होगी कि ये नंबर इजी सा आ गया, करते रहते, पर उससे भी निकल जाता। हाँ देखो, एनर्जी निकालना है तो ऊपर वाला यूज करना पड़ेगा। और वो भी एनर्जी किस में आएगा, यूनिट है उसका, किसमें आएगा, जूल पर एटम में आएगा वो, है ना। अगर एनर्जी निकालना है, एक और कई बार यूज ये होता तो है, मैं मेरा बता दूं। 1/λ आएगा, ये मेरा एनर्जी नहीं है। नहीं बचे, 1/λ इज तो वेव नंबर आ गया ना वो तो। Hc/λ पूरा का पूरा एनर्जी होगा ना, ऊपर एनर्जी के लिए, नीचे वेव नंबर या वेवलेंथ के लिए। आप आराम से देख लो, कोई भी डाउट हो तो बताना। कोई दिक्कत। नहीं। ठीक है, चलें आगे। इसके क्वेश्चन। अभी बस अभी क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। आज मैं पढ़ा के ही खत्म करूंगा, मैं पूरा स्पेक्ट्रम अच्छे से डिटेल में खत्म करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये वाली बात समझ में आए? अब तुम्हारे क्वेश्चन धड़ाधड़ धड़ाधड़ बहुत सारे होंगे प्रैक्टिस करने। आ जाओ, आपके पास अगली चीज देखना क्या है। अगला क्या है तुम्हारे पास, एक क्वेश्चन और बनता है कि वाई इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। अब ये देखो, लेट्स से मैं एक पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ, अज्यूम करके चलते हैं, जो कि होगा ही होगा। क्यों होगा, कि लेट्स से आपके पास एक सैंपल है, ये कैथोड रे ट्यूब है, और इस कैथोड रे ट्यूब में आपके पास हाइड्रोजन है।
तो हाइड्रोजन में क्या हुआ आपका, हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से वो जंप करके कहाँ चला गया, लेट्स से वो जंप करके इंफिनिटी चला गया। हम्म। अगर वो इंफिनिटी चला गया और अब वो कह रहा है नहीं भाई मुझे वापस आना है, और वो वापस भी स्टेप बाय स्टेप करके आ रहा होगा, तो कितनी लाइंस आएंगी, इनफाइनाइट लाइंस नहीं आ जाएंगे। हम्म। और ये तो मैं सिर्फ आपको एक हाइड्रोजन के लिए बोल रहा हूँ बच्चे, हम तो सैंपल की बात करें, हम तो मोल्स में बात कर रहे होंगे। मोल्स में तो कितने सारे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के मल्टीपल में तुम्हारे पास नंबर होंगे। इतने सारे हाइड्रोजन एटम है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी की ये हो सकता है। तब अपनी अपनी लाइन देना शुरू करेंगे तो स्पेक्ट्रम कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ऐसे अगर कोई सारे इलेक्ट्रॉन, बोलो। सारे सारे, planet हो, क्योंकि शेल्स हमेशा सबके planet ही होंगे। नहीं सब में अलग अलग हो रहा होगा कुछ ना कुछ। सारे सारे, नहीं सर, में उसके फिर- जो शेल्स हैं, हम्म शेल्स तो हमेशा एक बनेंगे। हम्म उसका भी स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, तो उसका भी स्पेक्ट्रम इंट हो गया। किसका, सोडियम का। हाँ और क्या। तो सारे स्पेक्ट्रम हो हम्म, सकते हैं। यस, कोई दिक्कत। नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में स्पेक्ट्रल लाइंस की काउंटिंग के बारे में। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर अ सैंपल, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर अ, ठीक। अब जैसे कि आपके पास कुछ इस तरीके से मैं बना रहा हूं, ये तुम्हारे पास N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की कैलकुलेट करने की बात करें, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पॉसिबिलिटी की बात करें हम, हो सकता है कोई एक एटम में इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जंप कर जाए, एक लाइन आएगा। हो सकता है वो ऐसे करके जंप कर जाए, कितनी लाइन आएगी, तीन और हो गई। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी एक और कैसे हो सकती है, कि या तो तो वो वो ऐसे आए और फिर ये ऐसे आ जाए। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो पहले ऐसे आए और फिर वो ऐसे आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, पर इतने सारे आइटम है, जब हम सैंपल की बात करते हैं तो हम सिर्फ यूनिक की काउंटिंग करेंगे। यूनिक की मतलब, क्योंकि हम देखो कौन सी लाइन, हम ये वाली लाइन ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो अब हम ये वाली लाइन को काउंट नहीं करेंगे। आई बात समझ में क्यों नहीं कर रहा हूँ, कि किसी और आइटम में हो तो रहा है तो वो काउंट हो तो गई है लाइन, है ना। किसी और आइटम में ये वाला लाइन भी काउंट हो चुका है। तो जो यूनिक लाइंस आएंगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, उनके लिए एक फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर कितनी बन रही है देखो, 6 हो रही है कि नहीं हो रही। नंबर ऑफ यूनिक लाइंस की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला ऐसे आता है, दैट इज आपके पास होगा नंबर, टोटल नंबर ऑफ यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर अ ट्रांजिशन, ये तुम्हारे पास आएगा N2 - N1 N2 - N1 + 1/2। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। हमारे पास कहाँ से, 4 से 1 +1 -1 + 1 कैंसिल, ये हो गया 3, 4 3 = 12, 12/2 6, यही आ रहा है। ये टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ऐसे हमने हमने टोटल नंबर, तो 4 क्यों रखा था? हमने 4 क्यों रखा था, क्योंकि फोर्थ शेल से आ रहा है। देखो 1 2 3 4, आया अगर समझ में। मुझे दोनों जैसे यूनिक का है, अगर निकालनी है
जो मिटा दी वो वाली भी मिला के करना है तो। उस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, उस पे फिर मुश्किल हो जाए। काउंटिंग किया तो जा सकता है पर बहुत सारी फिर रिपीट होने लगेंगे, और वो डिपेंड करेगा कि सैंपल कितना बड़ा है। अगर आपने 10 लिया है तो कितनी रिपीट होंगी, 50 लिया तो कितनी रिपीट होंगी, 100 लिया तो कितनी, तो फिर वो क्वेश्चन ही बहुत अलग हो जाएगा, है ना। वो जो रिपीटिशन वाली बात है डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है। हम्म, कोई दिक्कत। तो मुझे जितने शेल्स होंगे वो तो दिया। हाँ, हमेशा दिया होगा कि यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, हमेशा। ठीक है, चलो जी। ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है। फिर हम फॉर स्पेसिफिकली फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक और बढ़िया सी चीज है, आपने लाइमन, बामर, पाश्चन ये शायद से देखा होगा। हम इसी को एक और बार देख रहे हैं, क्या होता है वो समझते हैं। देखो आपके पास क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके n इज इक्वल्स टू 1 पे गिर रहा है, कहीं से भी आके, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके अगर 1 पे गिरेगा तो हम इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? लाइमन सीरीज। लाइन सीरीज। लाइमन सीरीज ना इज अ फैंसी वे ऑफ सेइंग कि वो फर्स्ट में आके इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, लाइमन बोला मतलब n1 तुम्हारा फिक्स हो गया, दैट इज कि वो 1 पे आके गिर रहा होगा। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके 2 पर गिरेगा तो हम उसे क्या बोलते हैं? बामर सीरीज। क्या बोलेंगे? बामर सीरीज। और बामर सीरीज क्यों खास है? क्योंकि इन सीरीज का ना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनर्जी वाला, कि इलेक्ट्रॉन जब आके गिरा फर्स्ट शेल में तो वो एनर्जी लूज करेगा। वो जो एनर्जी लूज करेगा वो यूवी रीजन में होता है हमेशा। जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके फर्स्ट पे गिरेगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज करता है उसका एनर्जी यूवी रीजन में होता है। ठीक है, यूवी रीजन आपको याद होगा, रीजन याद कराया था, कॉस्कोल्ड गामा एक्सरे कराने वाला, तो वैसे वाला। ठीक है, तो तुम्हारे पास उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके अगर सेकंड पे गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा विजिबल रीजन में होता है, हमें ये वाली लाइट दिखती है बस। तो कलर्स दिख रहे थे, वो इसीलिए दिख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन वाज गेटिंग डी एक्साइटेड फ्रॉम बहुत ऊपर से बामर में। जब बहुत ऊपर से कहीं से भी पर बामर में आके गिर रहा होगा तभी हमें लाइन दिख रही थी। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, तो तुम्हारे पास एक टेबल होगा जिसको अभी हमें याद करना पड़ेगा। वो टेबल क्या है वो मैं बना देता हूँ। ठीक, आपके पास सीरीज क्या है, आपके पास N2 क्या है, आपके पास N1 क्या है, आपके पास रीजन क्या है, ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो पूरा टेबल, आपने शायद से टेबल पहले भी किया होगा। सीरीज है तुम्हारे पास लाइमन, फिर आएगा बामर, फिर आएगा पाश्चन, फिर आएगा ब्रैकेट, फिर आएगा पी फंड, और फिर आएगा कॉम्फी। ठीक है, लाइमन के लिए तुम्हारे पास जो N2 है वो कहीं से भी हो सकता है, इट कुड बी 2 3 4 5, कहीं से भी, डॉट 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 डॉट। यहाँ पे क्या है, 3 4 5 6, हमेशा ऊपर से ही आएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब नीचे आएगा तभी एनर्जी एमिट करेगा वो। अच्छा, नीचे से ऊपर जाता है तो एब्जॉर्ब होता है, और ऊपर से जब नीचे आता है तो एमिट होता है, ये वाली बात याद है ना। ठीक है, चलो जी, तुम्हारे पास 4 5 6 7 ऐसे कुछ कुछ कुछ। यहाँ पर क्या होगा, 5 6 7 8 कुछ 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 कुछ, 6 7 8 ऐसे करके कुछ कुछ। और फिर तुम्हारे पास क्या होगा, 7 8 9 ऐसे करके ऊपर से आ रहा होगा। N1 इसका 1 है, N2 इसका 2 है, N2 इसका 3 है, N2 4 5। ये हो गया यूवी रीजन, ये हो गया विजिबल। ठीक है, ये हो गया इंफ्रारेड, ये हो गया इंफ्रारेड, ये हो गया इंफ्रारेड, और ये हो गया फार इंफ्रारेड। ठीक है, ये हो गया इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड, और ये हो गया फार इंफ्रारेड। फार इंफ्रारेड का मतलब क्या है? जहां पर इंफ्रारेड रीजन खत्म होने वाला होता है वहां के अबाउट का एनर्जी दिखना है। फार इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के लगभग लगभग एंड में। आया समझ में?
ये भी मेरे को सारे याद करने हैं। यस, आसान है, बहुत आसान है। अब वो आपको लेकिन इसके क्वेश्चन करने में मजा बहुत आएगा, मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया ना, मैं जहां पर आपको क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको बड़ा मजा आएगा इसके क्वेश्चन करने में। बहुत आसानी से लगता है। ठीक है, एक और चीज, हम बस एक लास्ट और चीज रह गया इसको समझने वाला, फिर बस प्रैक्टिस पे आ जाते हैं, है ना। हम्म, तो जो चीज रह गया वो है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ पर्टिकुलर सीरीज, इन अ पर्टिकुलर सीरीज, पूरा का पूरा सीरीज में आप बताओ कि क्या होगा। मतलब जैसे आप ये वाला एग्जांपल लेके चलो, आपके पास ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमने कितना निकाला था इसके ऊपर, यहाँ पर मैं निकाली 6। हम्म, अगर मैं आपसे बोलूं लाइमन में बेटा बताओ तो कितनी है, तो आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पर, 1 2 3। 3। हाँ, पामर में कितनी है, 2। 2। पाशन में कितनी है, 1। 1। ठीक है, अगर इसके लिए फॉर्मूला करना हो तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस अलग है, टोटल में लाइमन बामर पाशन जितनी भी है सारी आएंगी। हम्म, ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक में चाहिए कि बताओ कि विजिबल में कितनी आएंगी, विजिबल में कितनी आएंगी, एक अच्छा तरीका है पूछने का कि बामर में कितनी होंगी, है ना। नंबर ऑफ लाइंस हम्म, इन विजिबल रीजन, दैट इज नंबर ऑफ लाइंस बामर में कितनी होंगी। तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि कहाँ से गिर रहा है और किस पे गिर रहा है। अगर लाइमन पे गिरेगा तो -1 कर दूंगा, बहुत सिंपल, 4 - 1 3। हम्म, अगर बामर की बात करें, N2 - 2 कर दूंगा, 4 - 2 2। और N2 से पाशन बोला, 4 - 3 1। इतना सिंपल है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ पर्टिकुलर सीरीज इज N2 - N1, where N1 is for the example, for Lyman आपके पास क्या हो जाएगा, N2 - 1। और बामर आपका क्या हो जाएगा, N2 - क्या कोई डाउट है इसमें। नहीं। ठीक है, बट अगर इंफ्रारेड पूछेंगे तब उसमें मैं तो फार उसमें इंफ्रा। आपको सारे याद करने पड़े, मतलब सारे काउंट करने पड़ेंगे। उसमें आपको 3 वाला भी काउंट करना पड़ेगा, 4 वाला भी करना पड़ेगा, 5 वाला भी, फार इंफ्रारेड नहीं करोगे। फार नहीं। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, आ जाओ इस पे क्वेश्चन करते हैं। आपको अगर रिवाइज करना है तो आप इसको देख सकते हो, या फिर हम सीधे पहले क्वेश्चंस करना शुरू करें। फॉर्मूला याद, क्वेश्चंस फॉर्मूला करना। याद नहीं, याद नहीं है जी। ना। नहीं। चलो एक काम करते हैं, पहले तुम ये वाले दो फॉर्मूले रिवाइज, ये वाला पेज एक बार देखो, एक बार ये टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वाला फॉर्मूला याद करो, और ये वाली टेबल एक बार देखो, और ये वाला चीज इतना देखो, फिर हम इसके बाद शुरू करते हैं, कुछ इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर एनर्जी वाले क्वेश्चन पे चलते ऊपर कर दो, पहले फॉर्मूला दिखा दो, ये तो आ गया इनको। हम्म, हैं। इसका आंसर तो सही तुमने बोला कि तुम्हारा फोर्थ से फर्स्ट के लिए, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट बोला तो शेल नंबर +1 हो जाएगा। ये आपके हम्म। पास हो जाएगा 4 - 1, है ना, 4 - 1, और उसके बाद माइनस। सेकेंड वाला आप नोट करो। हाँ, 4 से 1 पे किया, 4 से 1 पे कितना आएगा, 6 आएगा। ये वाले हाँ, में कितना होगा, सेकंड वाले क्वेश्चन। इसमें तो विजिबल रीजन पे आएगी ही नहीं ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड वाला, और थर्ड वाला इंफ्रारेड होता है। 0 हो जाएगा ना आंसर। ओ, 0। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ spectral lines in UV region if electron jumps from
फर्स्ट थर्ड सेल। वो नीचे से ऊपर कैसे जंप कर सकता है? वो नहीं कर सकता, नीचे से ऊपर तो जंप करता ही है, तभी तो ऊपर से नीचे आता है। 1। गलत। फिर पता नहीं मेरे को। क्या मतलब पता नहीं। 0 होगा ना आंसर। 0 कैसे होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता है तब लाइंस दिखती हैं, ऊपर जाते हुए नहीं दिखती। हाँ, ये यस। तो एमिटेड एनर्जी का बनता है, ये तो एब्जॉर्ब कर लिया। यस। ऐसा उनमें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। हम्म। नंबर 4, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन if electron jumps from कहाँ से कहाँ, this excited state। 3। गलत। फिर 2 होगा। गलत। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट है। स्टिल 3 होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट है मतलब 6 शेल से वो नीचे गया है तो 3 ही तो हुआ। और सोचो, क्या एक ही इंफ्रारेड होता है? नहीं, 3 होते हैं, तभी तो मैंने 3 बोला। तीन थोड़ी ना, ऐसे तो तीन तो किसी एक में ही हो जाएंगी। x इंटू 3। x इंटू थ्री, वॉट इज x? वही तो नहीं पता मेरे को। ऐसे नहीं होगा, सोचो। पहले तुम ये निकालो, पास्चन में कितनी लाइनें निकालो। चलो, नंबर ऑफ लाइंस इन पास्चन निकालो, नंबर ऑफ लाइंस इन ब्रैकेट निकालो। मैं नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालूं? नंबर ऑफ लाइंस ऐसे निकालते हैं, n2 माइनस अच्छा, एन वन, ये। हाँ, ठीक है। 3। अरे, पास्चन में 3 है ना, फिर ब्रैकेट में निकालो। हाँ, मैं तीनों का निकाल के प्लस करूं? यस, खत्म। 29। 29। 29 नहीं, 19। ना, अब देखो,
हाँ देखो शुरू करें। हम्म। देखो आपके पास कितना होगा, अगर आपका 6 से 1 का ट्रांजिशन है, ये तो टोटल हो गया ना कि 6 से 1 पे गिर रहा है, तो पाशन में जब होगा, ब्रैकेट में जब होगा, एंड जब पी फंड में गिरेगा, इन तीनों में वो आएगा इंफ्रारेड, होगा कि नहीं होगा? पाशन के लिए नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं? 6 - 3, N2 - N1 करता है। ब्रैकेट के लिए हम्म। कितना होगा? 6 - 4, 2। इसके लिए कितना होगा? 6 - 5, 1। टोटल नंबर ऑफ हम्म। स्पेक्ट्रल लाइंस ये कितनी होगी? कैसे 1 और 2 आ गया? अरे 6 में से आपने 4 - फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? फॉर्मूला ही तो लगाया। देखो नंबर ऑफ लाइंस इन अ पर्टिकुलर सीरीज, जो आप बोल रहे हो वो तो टोटल लाइंस हो गई ना। हाँ, टोटल मैंने भी टोटल ही निकाली है। टोटल निकालनी ही नहीं है। मुझे एक एक का टोटल निकाल के प्लस नहीं करनी थी? इसका टोटल कहाँ निकलेगा बच्चे? टोटल इधर देखो, इधर देखो, वापस से इस पे आओ। टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस जब काउंट करो तो उसमें लाइमन, बामर, पास, इंफ्रारेड सब कुछ आएगा। हम्म। ये अलग बात है। हम्म। और जब हम एक एक निकालने की बात करें, बिल्कुल अलग बात है। देखो 4 से 1 के ट्रांजिशन में जो टोटल है तुम्हारे पास वो 6 है, बट लाइमन में कितनी है? 3 है कि नहीं है? बामर में कितनी है? 2 है कि नहीं है? हम्म। पास्चन में कितनी है? 1 है कि नहीं है? हम्म। तो हमने कैसे निकाला? तुम्हें ये 4 - 1 पर्टिकुलर किया तो 3, 4 - 2 किया तो 2, 4 - 3 किया तो 1। तुम्हें फॉर्मूला नहीं लगाना था? नहीं लगाना था फॉर्मूला, ये वाला लगाना था ना आपको, पर्टिकुलर सीरीज वाला, ये वाला। जब भी वो बोले लाइमन में बताओ तो ये सब बात आएगी, पार्शियल में बताओ, ब्रैकेट में बताओ, तो ये वाले फॉर्मूले आएंगे ना। ओ, ठीक है, मैं समझ गई। आ गया? पक्का? हाँ, मैंने टोटल वाला फॉर्मूला लगा दिया था यहाँ पे। यस, यस। टोटल तो 15 आ रही है लाइन। टोटल 19 आ रही है लाइंस। 19 कैसे आ रही है? 6 से तुम टोटल भी करके देखोगे तो तुम्हारे पास कितनी आएंगी, देखो। पहले वाले में 3 आई। ना 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 ना, ऐसे कैसे दूसरे हो में सकता है? तुम वही तो मैं कह रहा हूँ कि गड़बड़ कर रहे हो ना तुम। 6 से जब 3 की बात करो तो तुम ये भी काउंट कर रही हो कि 6 से 5 में भी आएगा, 6 से 4 में भी आएगा, ये क्यों काउंट कर रही हो? ये आपने जब टोटल में बोल, ही निकालनी जब, है। तो देखो टोटल थोड़ी निकालनी है। आप देखो 6 से 3 का जब आपने टोटल लगाया तो बता आपने क्या बात किया? आपने बोला कि सर ऐसे भी आ रही है, ऐसे भी आ रही है, ऐसे भी आ रही है। ये क्यों कर रहे हो? अरे बस समझ में, आप ये क्यों कर रहे हो? हम बोल रहे हैं कि इस पे बताओ कितनी आ रही है, आप बता रहे हो सर इस पे, इस पे, इस पे मिला के इतनी आ रही है। हम्म। मुझे ये चाहिए ही नहीं, ये वाली क्यों बता रहे हो? हम्म। तो टोटल का फॉर्मूला नहीं लगेगा जब भी स्पेक्ट्रल लाइंस की बात हो रही है पर्टिकुलर रीजन में। यहाँ सीधे 6 - 3 कहाँ से गिर रहा है, और लाइमन की बात हो, लाइमन के लिए 1 है, कितने हो गई? 5 हो गए उस पर, खत्म। आया? क्लियर है ना? ये ना, डन, हाँ। चले आगे। हाँ। आ जाओ जी, देखो नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है, जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, इसको हम की पॉइंट की तरह समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। आप नेक्स्ट समझ सकते हो, पूरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपको यही करना पड़ेगा। आपने अभी देखा कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये शेल्स बना रहा हूँ पूरे, ठीक है। अब जब ये शेल बना रहा हूँ तो शेल में तुम्हारे पास क्या होगा? यहाँ पर जब आपने देखा तो ये तुम्हारे पास -13.6 है, ये -3.4 है, ये -1.5 है ना, ऐसे करके चलता रहेगा। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज आती है
फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज का मतलब क्या है? अगर आप देखो तो 2 से 1 होगा, इसको बोला जाएगा फर्स्ट लाइन इन लाइमन। आया समझ में? फर्स्ट लाइन क्यों बोल रहे थे? जो पहली लाइन लाइमन में आएगी। इसी हिसाब से सेकंड लाइन क्या होनी चाहिए जब 3 से 1 पे गिरेगा? आया कि नहीं आया? ये सेकंड लाइन होगा। अच्छा, इसी तरीके से क्या आप मुझे बता सकते हो फर्स्ट लाइन इन बामर क्या होना चाहिए? 3 to 2। वेरी गुड। इसी तरीके से आप ये बताओ सेकंड लाइन इन पास्चन क्या होना चाहिए? 5 से 3। वेरी गुड, ठीक है, ये लाइन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। एक और चीज देखना, आपके पास जो मैक्सिमम एनर्जी लग रहा है वो इसी में लग रहा है, 10.2। फिर तुम्हारे पास हो गया 1.9, और फिर ये जो एनर्जी गैप है ये डिक्रीज ही करते चले जा रहे हैं। तो अगर आप देखो, और ऐसा होना भी चाहिए, अगर आप दो चुंबक को, दो मैग्नेट को पास रखोगे तो पहले काफी एनर्जी लगता है, बाद में एनर्जी कम होने लग जाता है उनको सेपरेट करने का। वैसे ही तुम्हारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के साथ जब पास में है तो एनर्जी ज्यादा लग रहा है, और जब उसके बाद ये किया तो फिर हमारे पास आया समझ में? तो एनर्जी गैप कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। एनर्जी गैप हमेशा ये शेल्स के बीच में डिक्रीज करते रहते हैं। तो ये तो इसका पहला वाला की पॉइंट हो गया, यहीं पे लिख दे रहा हूं कि एनर्जी गैप्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। अगर आप देखो ना, मतलब पूरा का पूरा इन्फिनिटी पे एनर्जी कितना होता है? 0। और इन्फिनिटी से यहां तक लेके पूरा एनर्जी कितना? पूरा एनर्जी गैप जो है वो 13.6 का है। और मैक्सिमम देखो 12.1 तो पहले दो में ही खत्म हो जा रहा है। देखा आपको, पहले दो में ही सारा गेम हो गया। तो बचा हुआ एनर्जी बस थोड़ा सा ही है। सारे के सारे इनफाइनाइट तक जो एनर्जी गैप्स इनको ऐड करोगे तो वो बचा हुआ एनर्जी के बराबर होगा, दैट इज 1.5 के आसपास। देख रहे हो? ठीक है, ये नोटिस करने वाली। तो एनर्जी गैप कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बिटवीन शेल्स। तो अगर मैं आपसे इनफाइनाइट पूछूं, एनर्जी जीरो नहीं हो जाएगी? हाँ, तो इनफाइनाइट पे एनर्जी 0 हो जाएगी, तो बीच बीच के गैप ऐड कर रहा हूँ ना मैं। ये यहाँ का इसके गैप को ऐड किया, इसके गैप को ऐड किया, इसके गैप को, इसको सारे गैप्स को जब ऐड कर लोगे किसके बराबर आ जाएगा? 13.6। ठीक है। यहीं से आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने आपको? नहीं, नहीं, आ जाओ, आयनाइजेशन देखो क्या होता कंफ्यूजन बता था। है। आयनाइजेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एटम। इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव कर दिया गया। इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एटम, क्या ये बात समझ में आए? आयनाइजेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एटम, या फिर मैं कह सकता हूं और इलेक्ट्रॉन इज एट इंफिनिटी, या फिर एक और बहुत बढ़िया चीज है, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को 0 करना है तो लेट्स से तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अगर फर्स्ट शेल में तो उसका एनर्जी कितना होगा? -13.6। आपको इसकी एनर्जी को 0 करने के लिए कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा? +13.6। खत्म। आपका बहुत ही आसान हो गया, जो भी आप सोच रहे हो ना आयनाइजेशन के लिए, तो वो ई ऐसे हो जाता है सीधे, +13.6 Z² अपॉन N²। इस बार प्लस में होगा, जितने भी शेल में उसका बस पॉजिटिव में दे दोगे तो वो बाहर चला जाएगा, 0। अगर देखो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन -3.4 में, अगर आप इसको +3.4 दे दो तो आपका एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। कम करके 0 पे चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, बताओ? +1.51। +1.51, वेरी गुड, कोई डाउट है इसमें? नहीं। ठीक है। आ जाओ जी, एक और छोटी सी बात, हम ये आयनाइजेशन देख लिया, एनर्जी गैप की बात कर ली हमने। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड, जो बस लास्ट 2 पॉइंट और रह गए। आप बोर तो नहीं हो गए? नहीं। चलो, वेरी गुड। देखो, मैक्सिमम एनर्जी की जब हम बात करते हैं, अगर कोई बोले मैक्सिमम एनर्जी इन बामर सीरीज, मैक्सिमम एनर्जी इन बामर सीरीज, तो ठीक, तो 3। मैक्सिमम एनर्जी कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आके गिरेगा।
क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आके गिरेगा तो ये जितने भी एनर्जी गैप्स हैं, ये सारे के सारे एनर्जी गैप ऐड हो जाएंगे। आई या बात समझ में? देखिए सारे के सारे पूरा का पूरा एनर्जी गैप ऐड हो जाएगा। तो मैक्सिमम एनर्जी हमेशा कब होगा? मैक्सिमम एनर्जी इज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इंफिनिटी टू रिस्पेक्टिव शेल। और मैक्सिमम एनर्जी का मतलब क्या होगा भाई? वो वेवलेंथ सारे। कैसा आएगा? ना ना, वेवलेंथ कैसा होगा मिनिमम? होगा कि नहीं होगा भाई? ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा होता है। अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा कि नहीं होगा? है ना? हम्म। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल फॉर बामर। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी इन बामर सीरीज, मैक्सिमम एनर्जी इन बामर और हाइड्रोजन। क्या होगा फॉर्मूला? सीधे हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, 1/2 माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर और हाइड्रोजन का 1 स्क्वायर। खत्म हो गया क्वेश्चन। 1/इंफिनिटी क्या होता है? जीरो होता है कि नहीं होता है? हम्म। ये जीरो होता है तो सीधे आंसर क्या आ गया? 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया एनर्जी आपके पास। खत्म। हम्म। आया समझ में? ये वाला फॉर्मूला किस चीज का था? एनर्जी का अच्छा। था ना। ओ। कि आप देखो, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आके हम्म। इस पे गिरेगा, जब इलेक्ट्रॉन हम्म। इन्फिनिटी से आके इस पे गिरेगा तो जो एनर्जी गैप है उतना ही एनर्जी रिलीज होगा। तो ये एनर्जी गैप कितना होगा? इतना ही बड़ा फोटोन रिलीज होगा। तो उसके लिए हमने बात कर लिया। जब हमने ऊपर यही तो फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, आया समझ में बच्चे? मैक्सिमम एनर्जी कॉन्सेप्ट में मिनिमम एनर्जी की बात करते हैं लास्ट। फोर्थ इज मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी कब होगा? मिनिमम एनर्जी इज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम कहाँ पे? n+1th शेल टू nth शेल। कैसे? आप इसको ऐसे देखो कि इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है, यहाँ पे पहले मैं शेल पे उसके देखो। जस्ट पीछे वाले से होगा, सबसे कुछ ऐड होगा नहीं, सबसे कम वही है। बस ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा तभी, क्योंकि इससे जरा सा भी ऊपर गया तो ये दोनों गैप ऐड हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज तो n+1th शेल टू nth शेल। और अगर मिनिमम एनर्जी है तो वेवलेंथ कैसा होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आपको मैंने स्पेक्ट्रम पूरा डिटेल में पढ़ा दिया। पूरा 1 घंटा 40 मिनट लग गया स्पेक्ट्रम